लास्ट पॉइंट आप लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लास्ट में आपने पढ़ा कौन कौन सी स्कीमें सरकार ने क्या क्या उसके सोल्यूशन दिए हैं। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मेजर पार्ट्स थे, आपको बेसिक चीजें तो पता चल गई। अब आपको क्या करना है, पार्ट में तोड़ना है अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे एनर्जी सेक्टर है, तो एनर्जी सेक्टर में गवर्नमेंट का क्या टारगेट है, क्या समस्याएं हैं, क्या सरकार ने किया है और कौन सी स्कीमें सरकार लॉन्च कर रही है। ठीक है, इसी तरह रोड में, इसी तरह रेलवे में, इसी तरह एयरपोर्ट में, इसी तरह इनलैंड वाटरवेज में एक एक करके चीजें क्या करनी है, कवर करनी है। और किन क्वेश्चंस के अंदर क्या हो गया है, क्या स्थिति है, स्थिति पे सरकार क्या स्टेप ले रही है और उसका हमारी इकोनॉमी पे फायदा क्या होगा। ठीक है, ये एक एक स्टेप वाइज हम ब्रेक करके, एनर्जी सेक्टर है तो एनर्जी सेक्टर में टारगेट क्या क्या है सरकार के, और अलग अलग बजट में क्या क्या अनाउंस किया हुआ, कितना पैसा, कहां से पैसा ले रही है, वहां पे कहां से पैसा डाल रही है, ये सब चीजों को हम एक एक ब्रेक करके देखेंगे और लिखेंगे। ज्यादातर चीजें क्या है, आपको लाइन टू लाइन अब लिखना ही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिक मैंने पहली क्लास, अभी जो परसों क्लास हुई थी उसमें एक्सप्लेन किया आपको क्या क्या है। जो ट्रिपल पी मॉडल था वो एक्सप्लेन कर दिया गया आपको। अभी आपको अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं, जैसे सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके आपको क्या लिखने हैं, डाटा लिखने हैं। डाटा के बाद लाइनिंग लिखनी है, क्या उसके फायदे होंगे और कहाँ पे हर्डल्स आ रही हैं इसमें। अब फॉर एग्जांपल अगर एनर्जी सेक्टर आप लेते हैं, एनर्जी सेक्टर में आप देखेंगे गवर्नमेंट का टारगेट क्या है। एनर्जी सेक्टर में ढेर सारी आएंगे, एक कोल विद्युत कोल पावर प्लांट होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कोल वाले से कितना परसेंट बिजली हमारे यहाँ उत्पादित होती है, लगभग 55% या 60% के आसपास है कोल का। फिर उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक का कुछ है परसेंटेज, फिर उसके बाद सोलर एनर्जी का परसेंटेज है, फिर बायोमास, न्यूक्लियर, ये सब एनर्जी यहाँ से हम ले रहे हैं। अब इन एनर्जियों को प्रोड्यूस करने के लिए कहाँ पे हर्डल, जैसे कोल से अगर हम बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कोल क्या है, एक फॉसिल फ्यूल्स है, जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है ना। और जीवाश्म ईंधन में क्या है, एक तो कार्बन का उत्सर्जन होता है, कार्बन का उत्सर्जन होता है हमारे लिए क्लाइमेट चेंज के लिए या इन्वायरमेंट पे बहुत प्रभाव पड़ता है, माइनिंग करनी पड़ती है उसकी, ये वाला उसका दुर्गुण है। उसके बाद उसमें बहुत कॉस्टली लगता है, जहां पे वो लगेगा प्लांट, एक तो वो शहर से बाहर लगाना होता है, शहर से बाहर आपको वो प्लांट बनाना पड़ेगा, वहां से बिजली उत्पादित होगी। और दूसरा कई होते हैं गैस कैप्टिव पावर प्लांट, गैस के ऊपर या क्रूड ऑयल के ऊपर हमारी एनर्जी बहुत बेस है, ये तो पावर प्लांट हो गए। उसके बाद आप आएंगे एनर्जी क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आपके जितने भी डीजल इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, डीजल व्हीकल, पेट्रोल व्हीकल, किस पे चल रहे हैं, सब क्रूड ऑयल पे, वो भी जीवाश्म ईंधन ही है ना। तो वो कहां से आ रहा है, हमें बाहर से इंपोर्ट होके, बाहर से आयातित हो रहा है ना। बाहर से आयात होगा तो हमें डॉलर में पैसे देने पड़ते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में अप्स एंड डाउन होने पे क्या होता है, तेल का रेट कम और ज्यादा होता है, और तेल का रेट कम और ज्यादा होने पे क्या हो जाएगा, हमारी ओवरऑल इकोनॉमी कैसे कनेक्ट होती है। अब देखो क्रूड ऑयल यहां से आया, कच्चा तेल कहते हैं क्रूड ऑयल को, क्रूड ऑयल अगर यहां से आया तो ये रिफाइन हुआ यहां पे रिफाइनरी में हमारे, ठीक है। उसके बाद कहां आएगा, फिर ये यूज में आएगा। यहां पे कौन कौन से ऑयल निकल के आएंगे, एक तो डीजल आएगा, पेट्रोल आएगा, गैस आएगा, एलपीजी भी कहते हो जिसे, या इंडस्ट्री यूज के लिए। उसके बाद एयर फ्यूल आएगा, मतलब जो एयरपोर्ट पे यूज होता है,
केरोसिन आएगा और सल्फर उत्पादन भी होता है। ठीक है, इस तरह की चीजें उत्पादित होंगी वहां से। अब ये बताओ, यहां पे क्रूड ऑयल का रेट बढ़ गया, क्रूड ऑयल का रेट ये कहां पे यूज हो रहा है? ये दोनों, ये हमारी पूरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस पे डिपेंडेंट है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस पे डिपेंडेंट है? इस पे ना, और इस वाले पे खाना आपका कुकिंग। या एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कहीं कहीं डीजल पावर प्लांट भी, जैसे आप अगर जाते हैं अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में वहां पे जो पावर प्लांट लगे हैं वो किस पे बेस है? डीजल पे, डीजल पावर प्लांट है वो, या गैस पे हैं। वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक नहीं है ज्यादातर, अब एक्चुअली में रिप्लेस किए जा रहे हैं, सोलर सिस्टम का प्रचलन हो रहा है ज्यादा वहां पे, बट अभी तक डीजल। अब अगर यहाँ पे रेट बढ़ता आपका, मार्केट में अप एंड डाउन होता है, मार्केट में किसी भी सिनेरियो, जैसे अभी रसिया यूक्रेन वार हो गया, पहले गल्फ वार का मैंने एक कहानी बताई थी आप लोगों को, बताई थी, याद है किसी को? नहीं याद होगी, कोई बात नहीं, याद भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्रूड ऑयल का रेट जब बढ़ेगा घटेगा तो आपका क्या होगा? डीजल का प्राइस बढ़ेगा ना। जब डीजल का प्राइस बढ़ा, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई ना, और कई चीजों में प्रोडक्शन में भी डीजल का यूज होता है। जब इसका रेट बढ़ जाएगा तो प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाएगा, तो आपका मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना। अब जो इंडस्ट्रियां इसके ऊपर होंगी, अगर रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा? डिमांड भी कम हो सकती है, डिमांड कम हो सकती है ना। डिमांड कम होगी तो उत्पादन कम हो जाएगा, उत्पादन कम होगा तो लोग एम्प्लॉयमेंट रहेंगे क्या? कम हो जाएंगे ना। तो इस तरह की चीजों का प्रभाव हमारी इकोनॉमी पे सर्कुलर वे में पड़ता है। अब डीजल का रेट बढ़ा तो जितने सबके यहाँ जहां पे बिजली नहीं है, कई जगहों पे आप लोगों ने इरिगेशन सेक्टर में देखा होगा डीजल इंजन लगे हुए हैं बहुत सी जगहों पे। अब बिजली ज्यादातर जगहों पे पहुंच गई है, लेकिन तब भी अभी कई जगहों पे जहां नहीं पहुंची है, तो वो किस पे बेस्ड है? डीजल इंजन पे। तो डीजल इंजन पे खर्चा, एग्रीकल्चर कॉस्ट इनपुट बढ़ा देगा ना, बढ़ा देगा। ट्रैक्टर की जुताई बढ़ जाएगी ना, महंगी हो जाएगी, इनपुट कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट महंगे होंगे ना। इस क्या हो रहा? कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा है इकोनॉमी पे, कई डायरेक्शन से इकोनॉमी पे क्या हो रहे हैं? अफेक्ट कर रही है इकोनॉमी अलग से। दूसरा, डीजल का जितना ज्यादा यूज होता है, पेट्रोल का जितना ज्यादा यूज होता है, तो इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है ना। बहुत ज्यादा डीजल इंजन और जितनी भी गाड़ियां यूज हो रही हैं, क्या इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं और क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं कि उसको किया जाए। जहां पे गर्मी, जो तापमान बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, तो ये सब क्या होगा? इन सब पे भी कंट्रोल करना होगा ना। तो सरकार ने क्या किया? सरकार कह रही है कि अब हम सोलर एनर्जी की तरफ, हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की तरफ, क्या, हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो सोलर एनर्जी के अलग अलग टारगेट रखे गए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अलग अलग टारगेट रखे गए कि इतना। बायोमास एनर्जी से ईंधन कैसे उत्पादित हो रहा है। तो आप इसमें ये देखेंगे इकोनॉमिक सिनेरियो, कहां पे क्या चीजें फिजिबल हो रही हैं और क्या चीजें फिजिबल नहीं हो रही हैं। ये सब सारे प्रोस्पेक्टिव हम लोग किस प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इवन आप लोगों के सामने जीएस में अगर एसए लिखने का, जीएस थर्ड में आता है, इवन चाहे जो टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हो, टेक्निकल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं देनी है कि आप पता चले पावर प्लांट के बारे में ही लिखने लग बैठ गए। पावर प्लांट आपके सामने आया था, पावर प्लांट में बॉयलर होता है, ये होता है, ऐसा होता है, रन ऑफ रिवर का बांध बनाया, फिर बिजली पैदा किया, ये सब नहीं बताना है आपको। वहां के एप्लीकेशन बताने हैं, आपके इकोनॉमिक एप्लीकेशन बताने हैं, कैसे चलेगा काम, उपयोग। ठीक है, इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। तो अब इन चीजों के बेसिस पे, जैसे क्रूड ऑयल का आपको समझ में आया, अब क्रूड ऑयल पे हम डिपेंडेंसी कम करने के लिए क्या अल्टरनेटिव जा रहे हैं? रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर पावर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक की तरफ।
इस तरफ जा रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब जल विद्युत योजना। आपके अगल बगल कोई है जल विद्युत योजना? 50 किलोमीटर के अंदर में आप लोगों के? बनबसा नहीं पता किसी को? NHPC वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, 3 टरबाइन लगी है वहां पे। तब बोल क्यों नहीं रहे हो जब पता है तो? बाइफरकेशन पे तो जाते होगे ना, तो पता होगा बाइफरकेशन कहां से आता है। कौन सी नदी है उसके पहले क्या कहलाती है वो? क्या हुआ? कौन सी कैनाल निकलती है यहां से? नहर। हाँ, फुलहर झील है। शारदा कैनाल निकलती है? नहीं, नदी से नहर निकलती है। हाँ सही है, पढ़ लेना अपना ज्योग्राफी तुम लोग। ठीक है, इन सब का क्या पर्पस होगा कैनाल निकालने का? इरिगेशन के लिए। ठीक है, अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनते हैं तो एनर्जी सेक्टर कई जगहों पे सेव होती है ना। इरिगेशन के लिए भी पानी यहां से मिल जाता है, तो क्या पावर यूज होगी वहां पे इरिगेशन में? इरिगेशन में भी कुसुम योजना सरकार चला रही है, कुसुम पंप बांट रही है जो सोलर एनर्जी पावर पे बेस होगा, सोलर एनर्जी पे। हाँ सौर ऊर्जा वाला। सोलर एनर्जी मतलब सौर ऊर्जा ही ना। किसी को समझने में दिक्कत हो रही सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी सबको समझ में आया ना? क्या हुआ? उसका इलाज तो नहीं है। तो आगे चल के हम लोग या ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो आएगा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर आ जाएंगे? इसके बाद आप लोगों को लिखना है एक एक चीजें लिखना। हो खुद से लिख लेंगे कि लिखवाना पड़ेगा? वरना हम एक्सप्लेन कर देते हैं, लिख लो उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट, ज्यादा आसान रहेगा। क्या लिखवा दें? लिख लोगे ना सब लोग कि लिखवाना पड़ेगा? कितने लोग चाह रहे हैं लिखवा दिया जाए सारे? हाथ उठाओ ना, वोटिंग करवा रहे हैं भाई, उस हिसाब से पढ़ाएं। फिर बोर्ड पे एक्सप्लेन करें कि लिखवाएं? लिखवाने वाले हाथ उठाओ। और कितने चाह रहे हैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दिया जाए सिर्फ? तो दोनों को यार जब लिखवा देंगे लाइन टू लाइन, क्या मतलब है फिर एक्सप्लेन करने का? है? समझा दें? अब आते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे। अच्छा लिखवा देंगे हम, लिखवा भी देंगे समझा भी देंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे क्या? अब ट्रांसपोर्ट की हिंदी जिसको नहीं पता होगी वो तैयारी करने में थोड़ा सीरियस हो जाए। ठीक है, कुछ सिंपल इंग्लिश अगर आपको नहीं पता है तो आप खुद पे वर्क करिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि हर चीज की हिंदी अगर मैं एक्सप्लेन भी करूं छोटी छोटी बातों की, तो आप एग्जाम में क्या करेंगे? आप लोग अभी मेंस के पेपर देखे होंगे, कई ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रेटेड हैं, और ये यूपीएससी में भी होता है, यूपीपीएससी में भी होता है। अगर आप सिंपल इंग्लिश जब तक आप 12th तक पढ़ के आए हैं तो आपसे इतनी उम्मीद की जाती है
कि थोड़ी बहुत इंग्लिश आने जाने वाली आप सीखिए। अदरवाइज अभी हम कहेंगे आप शर्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? ये इंग्लिश है? कितने लोग बोलते हो शर्ट की हिंदी? हमें क्या पता? अच्छा, बॉटल को क्या कहते हो? बॉटल भी तो हिंदी है। हिंदी है कि इंग्लिश है? बॉटल इंग्लिश है ना? है? इसीलिए जो नॉर्मल वर्ड्स हैं, बस, ट्रेन, ये सब क्या है? रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन ही बोलते हो ना, कुछ और बोलते हो तुम लोग? लो पथगामिनी मत कहना। ठीक है, देखो जो टर्म टफ होते हैं इंग्लिश के वो तो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन करते हैं या हम बताते ही नहीं। जो आसान इंग्लिश में है तो वो आपके डे टू डे यूज में है, तो उसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। हम भी हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं 12th तक, ऐसा कुछ नहीं है, बट वी हैव टू वर्क ऑन इट। किसी भी चीज पे आप वर्क करिए, अपने आप चीजें सुधर जाती हैं। हैं? हाँ हाँ, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या क्या है? एक तो रोड हो गया, रेलवे हो गया, इनलैंड वाटरवे हो गए, अगला कौन सा हो गया? सी पोर्ट्स हो गए, मल्टी मॉडल पोर्ट्स हो गए, इनलैंड वाटरवे में एक इनलैंड पोर्ट भी आते हैं। एयर हो गया, एयरवेज हो गए, या एयरपोर्ट लिख लो। और कौन सा बचा? सी पोर्ट हो गए, मल्टी मॉडल हो गए, इनलैंड हो गया, इनलैंड पोर्ट हो गए, रेलवे हो गया, एयरवेज पोर्ट। ठीक है, सम लोकल मेथड। लोकल मेथड में होते हैं, ज्यादातर फॉरेस्ट में यूज किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट के रीजन। वाटर, वो रोपवे, रोपवेज हो गया, टूरिस्ट प्लेसेस पे रोपवेज वगैरह होते हैं, वो भी इकोनॉमी का जरिया बनते हैं ना। क्या? इनलैंड वाटर पोर्ट, इनलैंड पोर्ट एक्चुअली में होते हैं जमीन, मतलब जैसे राजस्थान में कोई पोर्ट बना, वो उस पोर्ट पे आके सारी चीजें पैक हो जाएंगी और वहां से डायरेक्ट वो सी पोर्ट चला जाएगा रेलवे के थ्रू।
या नदी के थ्रू किसी के। इनलैंड पोर्ट एक्चुअली में हिंटरलैंड पोर्ट होते हैं। हिंटरलैंड पोर्ट कहे जाते हैं जो जमीन पे बने होते हैं, मतलब बस सी पोर्ट से अंदर, ठीक है, वो एक तरह के बंदरगाह होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस एक्चुअली में यूपीएससी पूछ चुका है, ये बात दिमाग में रखिएगा, यूपीएससी पूछ चुका है इनलैंड पोर्ट के बारे में। मेरा ज्यादातर फोकस रहता है कि एग्जाम ओरिएंटेड आपकी प्रिपरेशन कराई जाए, आपको एग्जाम पास करना है, ठीक है, पीएचडी होल्डर नहीं बनना है कहीं भी किसी भी चीज में। मेरा इसीलिए मिनिमम रिसोर्सेज और मैक्सिमम आउटपुट पे फोकस है। एक दो किताबें मैंने सजेस्ट की हैं, ना कोई 50 तरह के नोट्स आपको प्रेफर करने, वो किताबें मगअप कर दीजिए, 10 बार पढ़िए, 50 बार पढ़िए, जब तक समझ में ना आए। और ईमानदारी से हमें भी पता है कि एक क्लास कंटिन्यूअस करने पे चीजें कई बार क्लियर नहीं होती हैं, बट जब तक आप खुद से मेहनत करने के लिए, जो मैं इतना प्रेशराइज करता हूं, जब खुद मेहनत करते हैं तो चीजें आपकी क्लियर हो जाती है। और सिर्फ 5, 6, 7 महीने बचे हैं प्रीलिम्स एग्जाम्स के। अगर आप अपने आप मेहनत करना नहीं चालू किए, सब कुछ क्लास के भरोसे या दुनिया के भरोसे, सरकार के भरोसे काम नहीं होता है। आपकी अपनी जिम्मेदारी, आप अपनी चॉइस से हैं यहां पे, तो अपनी चॉइस को पहचानिए और काम करिए, समझे? 10 बार पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है एक बार, जैसे कई बार क्या होता है, ये हम सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। आज हम ये चैप्टर पढ़े, इसमें बहुत एक 2 लाइन समझ में आई, बाकी पूरा टॉपिक नहीं समझ में आया। अब इस चैप्टर अगर 50 पेज का है तो स्टार्टिंग के 2-4 पेज, 10 पेज, 20 पेज तक हमारा कंसंट्रेशन रहा, लेकिन लास्ट पेज तक बस हम इसलिए खत्म करते हैं क्योंकि हमें खत्म करना है रीड करके। ऐसा होता है, जब हम उस पेज तक पहुंचते हैं, एंड तक जाते हैं, तो हमारी कैपेसिटी क्या होती है, बस खत्म करके, रीड करके किसी तरह खत्म, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन हो गया, हाँ पढ़ तो लिए, टारगेट पूरा हो गया। बट पर एक्चुअल क्या होता है, जब आप पहला बार पढ़ते हैं तो सिर्फ उस चैप्टर की डिक्शनरी क्लियर होती है, नए नए जो वर्ड्स आते हैं आपके सामने वो क्लियर होती है। जब दूसरी बार आप पढ़ते हैं तो आगे वाला जो आसान चैप्टर जहां कंसंट्रेट थे वो तो आसानी जल्दी खत्म हो गया, लेकिन पीछे वाला तब इंटरकनेक्ट करते हैं आप। जब तीसरी बार आप पढ़ते हैं उस चैप्टर को, तब जाके आप पूरे चैप्टर के टॉपिक्स में, अलग अलग टॉपिक्स में इंटरकनेक्ट कर पाते हैं, तब आपको डेफिनेशंस क्लियर होनी चालू होती हैं, और चौथी बार पढ़ने पे आपको चीजें याद हो चुकी होती हैं। और ये इंटरवल, पहला चैप्टर आज पढ़ा तो कल पढ़ना है, कल पढ़ने के बाद उसे 1 हफ्ते बाद पढ़ना, 1 हफ्ते बाद अगर उसे पढ़ लिया तो फिर 15 दिन 20 दिन बाद पढ़ना है। इससे ज्यादा गैप किए तो फिर से पढ़ोगे, ये बात जाने रहो। आज चैप्टर पढ़ के खत्म किए, ये सोचो 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद पढ़ोगे ना, फिर नया हो जाएगा तुम्हारे लिए, वो फिर नया हो जाएगा। तुम्हारी मेमोरी इतनी किसी की नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर बच्चे हैं जो इतना हाई लेवल कंसंट्रेशन रखते होंगे। तो ये बात मान लो कि ह्यूमन बीइंग एक नॉर्मल बीइंग है, सबको पढ़ना पड़ता है कंसंट, या आपके दिमाग में कोई खुरापात ना चले। लेकिन चक्कर ये है कि पढ़ते समय बैकग्राउंड माइंड में बहुत से खुरापात चलते हैं। हाँ नहीं समझ गए वो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है दूसरे थॉट आने, लेकिन उस थॉटों को मैनेज करना आपका काम, उसको अवेयर रहना है, उसमें खो नहीं जाना है कि सपने देखने लगना कि पता चले अभी पढ़ रहे हो, बस 4 लाइन पढ़े कि नहीं, ये देख रहे हो भाई हम डीएम बन के उतर रहे हैं, शॉर्ट एकदम ये उतर रहे हैं, मतलब ये ऐसा हो रहा है, अब तो हम आईपीएस बन ही गए। ये सब सपने जो होते हैं ये एक्चुअली में अनरियलिस्टिक सपने हैं, इसमें आप वर्क नहीं करोगे, आपका क्या हो रहा है, कैपेसिटी डाउन हो रही है। अगर आप सच में चाहते हो काम करना, आपको क्या करना, पब्लिक के लिए काम करना है ना। आज आप लोग जिस फेज से गुजर रहे हो, आप जान रहे हो कि गवर्नमेंट की स्कीमें अगर अच्छे से लागू कर दी जाए ग्राउंड लेवल पे, बहुत लोगों को बेनिफिट हो जाएगा। तो आप वो प्रयास करिए कि अगले साल फाइनल लिस्ट में आपका नाम हो। कई बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, जिन लोगों को बोला है, चीजें कह रहा हूं यहाँ पे, जो पिछली साल से भी यहाँ पे क्लासेस कर रहे हैं, अगर कहीं जा रही हैं, आपको जब सारी चीजें मिल गई, हर जगह गांव गांव में ये स्कीमें नहीं चली थी पहले,
आपको जो आज इंफॉर्मेशन है, वरना किताबें ढूंढते बैठ जाओ, लाइब्रेरी सेटअप कर लोगे, पढ़ाई नहीं होगी। पता चला कोई ये आ रहा है कि वो किताब पढ़ लो, कोई आ रहा है वो किताब पढ़ लो, फिर वो काम नहीं होता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है किसी भी हाल में। तो इसलिए चीजों पे आप मेहनत करेंगे, और जो किताबें मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम आउटपुट करना है, और नोट्स एक दिन में नहीं बनता है, मैं ये भी बता दे रहा हूं। जो क्लास में नोट्स बनवाए जा रहे हैं, आप किताब पढ़िएगा, उसके बाद उसमें पेजेस ऐड करिएगा, चिट ऐड करिएगा, जो चीजें, क्योंकि आपको अपने हिसाब से अपने नोट्स बनाने हैं। दूसरे के बनाए हुए नोट्स सिर्फ क्या होते हैं, फोल्डर भरने के काम आते हैं, या आपकी अलमीरा भरने का काम आता है। कोई पलट के नहीं देखता एक दो पेज के बाद, ये हम पक्का बता रहे हैं। और एंड टाइम पे आप रिवाइज भी नहीं कर सकते दूसरे के नोट्स। आप अपने नोट्स बनाइए, जैसे अगर मेंस के बना रहे हैं, GS1 GS2 GS3 GS4, चारों जीएस के आपके 100 150 200 पेज में एक एक पेज के नोट्स तैयार होंगे, तो आप एंड टाइम पे रिवाइज कर पाएंगे। अदरवाइज पता चलेगा 10 किताबों से पढ़ना है, 10 सब्जेक्ट, हालत खराब हो जाएगी उस दिन। टेंशन में रात भर नींद नहीं आएगी, वहां 3 3 घंटे 6 6 घंटे बैठ के लिखना है। यहाँ पे तुम लोग 40 45 मिनट बैठ के फिर दोबारा घूमने जाते हो उतनी दूर। जरा सी तबीयत खराब होती है, सब बंद कर देते हो पढ़ना। ये चीजें पॉसिबल नहीं होती किसी के लिए भी।
दोनों तरफा होना चाहिए ना भाई। किसी भी बच्चे को खड़ा करके हम कह दें कि भाई चैप्टर क्यों नहीं पढ़े किताब, तो सब खड़े कर देते हो हाथ कि हमने एनसीईआरटी सर नहीं पढ़ी अभी तक। 11th क्लास की एनसीईआरटी आज भी मैं पूछूं, मेरी 3 महीने क्लास होने जा रही, तीसरा महीना चल रहा है, कितने लोगों ने पढ़ी? ईमानदारी से हाथ उठाओ बस, यही बताओ। तो आप लोग कहीं से यहां क्लास में ही सारी चीजें कैसे डिस्कस हो सकती? नहीं हो सकती ना। एग्जाम आपको देना, हमें नहीं। अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे आते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है एक बेस, किसको? इकोनॉमी को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह आने ले जाने में, सामान को ही नहीं ह्यूमन रिसोर्स को भी आने ले जाने में। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब सारे फैक्टर्स एलिमेंट जितने होते हैं किसी प्रोडक्शन के, इकोनॉमी के। सर्विस सेक्टर में भी चाहिए। सर्विस सेक्टर में अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो किसी लोकल शहर में ही, बरेली में, या बरेली जाना हो किसी को, अगर आईटी इंडस्ट्रीज वहां लगी हो, यहाँ से ट्रांसपोर्ट सेक्टर अच्छा ना हो तो बहुत टाइम लग जाएगा ना लोगों को आने जाने में, प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। सामान के लेन देन में भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर का वो है, ह्यूमन रिसोर्स के मूवमेंट में भी। ह्यूमन रिसोर्स मतलब समझते हैं आप लोग? मानव संसाधन। मानव संसाधन के आवागमन के लिए भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। आपके जनरल मेडिकल सुविधाओं के लिए, एजुकेशन सुविधाओं के लिए, जो सोशल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, एक सोशल डेवलपमेंट, दो पार्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने डिवाइड करवाया था ना। तो दोनों के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत बेस की भूमिका निभाता है ना। रोड बना होना चाहिए, रोड पे चलने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादातर रहेंगे तो पोल्यूशन भी कम हो जाएगा ना, पोल्यूशन कम होगा ना, क्योंकि ज्यादातर लोग अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे मेट्रो चल गई तो मेट्रो से लोग ज्यादातर लोग सफर कर जाते हैं दिल्ली में, तो गाड़ियां कम हो गई, क्रूड ऑयल ईंधन की बचत हुई ना, हमारा एक्सटर्नल जो डेप्ट हो रहा है, बाहर क्रूड ऑयल खरीदने पड़ रहे तो वो भी कम हो जाएगा ना। कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है ना। इकोनॉमी को बस सोचते जाओ तो आपको अपने आप क्या कनेक्ट होते चले जाते हैं, और जैसे जैसे आप कनेक्ट करेंगे उतना अच्छा आपका आंसर होता जाएगा। अब यहां पे आप रोड पे आएंगे तो रोड पे पहले लिखेंगे कितना % रोड है। एक RF
चलो आते हैं फिर आगे। तो ओवरऑल ठीक रहा आप लोगों का? कुछ क्वेश्चंस वगैरह ऐसे तो रहे नहीं, तुम लोग पूछे ही नहीं कुछ। आगे चलते हैं, हम लोग रोड पे थे ना। अब रोड की क्या क्या समस्याएं हैं? रोड तीन चार तरह के होते हैं। एक तो बनाता है NHAI, इसको मिटा दे रहे हैं। एक हो गया स्टेट हाईवेज, और एक हो गया डिस्ट्रिक्ट रोड्स, एक होते हैं रूरल रोड। ठीक है, NHAI क्या हो गया? नेशनल गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो नेशनल हाईवे होते हैं NH1, NH2, NH3, NH33, ये सब पढ़ते हो, डिफरेंट स्टेट्स को जो कनेक्ट करती हैं, कई स्टेटों को एक साथ जो कनेक्ट करती हैं, वो किस में आएंगी? NHAI में। ठीक है, और स्टेट हाईवे क्या होते हैं? ज्यादातर स्टेट कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करने वाले स्टेट हाईवे जो होते हैं राज्य के, ये राज्य के हाईवेज। राज्य के हाईवे कौन बनाएगा? PWD, राज्य का PWD। ये किसको कनेक्ट करते हैं? ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कैपिटल से, कैपिटल सिटी से, या बड़ी बड़ी दो शहरों को कनेक्ट कर देते हैं किसी स्टेट के। ठीक है, इन अंदर एक ही स्टेट के अंदर, ये दूसरे स्टेट को नहीं, क्योंकि एक स्टेट में एक सरकार की गवर्नमेंट होती है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश की गवर्नमेंट है, बट स्टेट तो अपना, जैसे यूपी स्टेट है, यूपी स्टेट का जो हाईवे होगा कौन बनवाएगा? यूपी स्टेट। यहां से डिस्ट्रिक्ट से किसको कनेक्ट कर देगा? कैपिटल को ज्यादातर कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, या बड़ी सिटियों को। ये स्टेट हाईवेज हो गए। उसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड में जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सब कुछ कनेक्टिविटी बढ़ाई जाती है। ठीक है, जो छोटे छोटे शहर होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, सब, जैसे पीलीभीत है, पीलीभीत से पूरनपुर की कनेक्टिविटी, बीसलपुर की कनेक्टिविटी, और जगह की, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट रोड्स ऐसे भी होते हैं। अंदर भी डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल, गांव को हाईवे से जो कनेक्ट किए जाते हैं, गांव को, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना क्या कर रही है? ग्रामीण सड़क, गांव से किसको कनेक्ट कर रही है? शहर को। इस तरह की चीजें रोड सेक्टर में ये आता है। अब रोड सेक्टर में जब बेसिकली कई स्टेट, इंटर स्टेट आएगा, तो वहां NHAI का रोल आएगा। एक आजकल आ रहा है एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं ना, जैसे यूपी में टोटल 6 एक्सप्रेस वे बन गए हैं। ठीक है, एक्सप्रेस वे स्पेशली बनाए जा रहे हैं, 6 लेन 8 लेन ऐसे करके। ये स्पेशली किस लिए? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बनाए जा रहे हैं, समय कम, ट्रांसपोर्ट का समय घटाने के लिए बनाए जा रहे हैं। ये स्टेट भी बनवा रहा है और ये सेंट्रल भी बनवा रहा है। ठीक है, जैसे यमुना एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है यूपी में, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, आगरा एक्सप्रेस वे, ये सब कौन है? स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, इस तरह के एक्सप्रेस वे कौन बनवा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट्स। किस लिए? अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। इसमें ट्रांसपोर्ट में टाइम कम लगेगा ना, मूवमेंट बढ़ जाएगा, मूवमेंट बढ़ जाएगा तो ह्यूमन रिसोर्स का आवागमन अच्छा हो जाएगा। जो टाइम वेस्ट कर रहे हो बैठ के एक जगह, पता चल रहा है घंटे 2 घंटे तक बैठे हो, स्लो, पूरा दिन बर्बाद गया, तो वो दिन की बर्बादी कम हो जाएगी ना कम। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एक्सप्रेसवे के तहत, NHAI के तहत, स्टेट हाईवे के तहत। अब ये तो आपके टोटल हो गए क्या? को रोड। अब रोड में आपको क्या चीजें इकोनॉमी में देखनी होगी? कितना % रोड बना हुआ है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, टोटल स्टेट हाईवे, सेंट्रल हाईवे, NHAI के तहत स्टेट हाईवे, एक्सप्रेसवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, कितने कितने % कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये आप देखेंगे। उसके बाद ये देखेंगे क्या नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, हर्डल्स कहां आ रही है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में।
ये बात आप पता करेंगे। उस पता करने के बाद सरकार अब क्या स्कीमें ला रही है, सरकार कनेक्ट कहां कर रही है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक और टॉपिक था ब्रिजेस, भूल गए थे ब्रिजेस ना, ब्रिज नहीं बोले थे, मेजर रोल अदा करते हैं वो, ठीक है। तो इसी रोड सेक्टर में ही अगर हम ब्रिजेस के ले लें तो एक ब्रिज अथॉरिटी भी बनाई गई है, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट है, भारतमाला प्रोजेक्ट है। अब अगर सरकार की रोड को कहते हैं भारतमाला प्रोजेक्ट है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, ही आपकी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, उसके बाद ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, बनाए गए हैं ना। और सागरमाला प्रोजेक्ट है पोर्ट के लिए, भारतमाला प्रोजेक्ट है सारे बॉर्डर पे रोड बनाने के लिए और उनको इंटरनल कनेक्ट करने के लिए। इस तरह की गवर्नमेंट की स्कीमें चल रही हैं। गति शक्ति स्कीम है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट को फंडिंग कर रही है। ट्रिपल पी के तहत क्या किए जा रहे हैं, पैसे लाए जा रहे हैं। आ रहा है समझ में कि हम कथा बांच रहे हैं, बस सुनते जा रहे हैं। कुछ कनेक्ट हो रहा है, विजुलाइज हो रहा है लोगों को। किसको नहीं हो रहा है समझ में आ रहा है, किसको विजुलाइज नहीं हो रहा, हाथ उठा दो। शर्माने वाली बात नहीं है, अभी शर्मा लो ठीक है, अभी मत शर्माओ, बाद में शर्माना अपनी ससुराल में जाके। हाँ? यार ये क्या करने वाला है। क्या ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों को। अब इसमें क्या क्या डाटा हम लोगों की इकोनॉमी के लिए चाहिए होगा, अभी तक रोड कितनी बनी है सारे सेक्टर्स की, ठीक है। उसमें फंडिंग कहां से आ रही ये पता होना चाहिए हमें, कहां समस्या आ रही है और क्यों प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है कहीं पे नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सब बातें हम लोग इसमें समझ जाएंगे तो हमारा ये इकोनॉमी सेक्टर रोड से कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हमारी लॉजिस्टिक का ज्यादातर पार्ट रोड से क्यों चल रहा है, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि और माध्यम क्यों नहीं इतने डेवलप हो पाए। रेल क्यों नहीं इतना, जबकि रेल सस्ता पड़ता है, रोड पे महंगा पड़ता है। रोड पे ज्यादातर गाड़ियां किससे चलती हैं, डीजल से, पेट्रोल से। तो ये उल्टा क्रूड ऑयल, ये कई जगहों पे कास्केडिंग इफेक्ट डाल रहा है। अभी रोड अगर रेल से चलने लगे तो इलेक्ट्रिक चलेगी वहां पे, ठीक है ना, काफी मैनेज हो जाएगा, सस्ता पड़ जाएगा। तो इसके लिए फ्लाइट कॉरिडोर वगैरह बनाए जा रहे हैं। अब रेल रोड में इसी तरह रेल का अगर देखोगे, रेलवेज का डेवलपमेंट क्या है, रेलवेज की स्पीड बढ़ाने की बात की गई। अब रेलवेज पे आते हैं, कहां कहां समस्याएं आती हैं, कहां कहां नहीं। रोड पे तो आपको पता ही चल गया, समस्याएं वही है जो ट्रिपल वो उसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वाली सारी समस्याएं लिखवाई थी, लगभग कॉमन समस्याएं वही थी। कुछ समस्याएं और एक्स्ट्रा होंगी तो वो इंडिविजुअल लेवल पे कुछ फैक्ट अभी हम नोट डाउन करवाएंगे तो वो करवा देंगे कल, या आज अभी टाइम मिला तो आज ही करवा देंगे। अब रेलवे में क्या है, पहली बात तो फ्रेट कॉरिडोर बनवाए जा रहे हैं सामान ढुलाई के लिए। एक तो बन रहा है दिल्ली से मुंबई, एक बन रहा है वहां अमृतसर से लेके कोलकाता तक, ठीक है। एक ये दो कॉरिडोर ऊपर से, एक तो ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, इधर कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक पोर्ट है, यहाँ मुंबई पोर्ट है, बीच में कई चीजें इंडस्ट्रियल कई उसको पोर्ट को कनेक्ट कर रहा है। तो ये पोर्ट को कनेक्ट करेगा सामान ढुलाई के लिए। एक अलग ही कॉरिडोर बना, इस पे पैसेंजर ट्रेन्स नहीं चलेंगी। और रेलवे को सबसे ज्यादा कमाई किससे होती है, इसी से होती है। पैसेंजर ट्रेनों से रेलवे की कमाई कम है, बहुत कम है, लगभग ना के बराबर है, ठीक है। जब से प्राइवेटाइज इसीलिए किया गया, कुछ ट्रेनों को जो प्रीमियम ट्रेनें हैं चलाई गई, इसीलिए चलाई गई, समझे आप लोग। तो रेलवेज में एक तो पटरियों की जो रेल ट्रैक्स हैं उनकी स्पीड अच्छी नहीं है, क्योंकि हर रेल ट्रैक्स पे उतनी स्पीड से ट्रेनें नहीं चल सकती, उनका मेंटेनेंस की जरूरत है, ओवरहॉलिंग की जरूरत है। अब टारगेट ये किया गया है कि जो मालगाड़ी हैं आपकी, जो सामान ढोने वाली गाड़ियां हैं, उनकी स्पीड ऑन एवरेज 50 किलोमीटर पर आवर की जाए।
तो उसके लिए रेल ट्रैक को सुधारना होगा, ठीक है। और ये ज्यादातर डीजल लोकोमोटिव में, जितने भी डीजल लोकोमोटिव हैं उनको 2024 तक का टारगेट था कि सबको किसमें कर दिया जाए, इलेक्ट्रिक में, ठीक है, इलेक्ट्रिक से कर दिया जाए। तो क्या होगा, डीजल की खपत कम हो गई, ये चीजें कम हो गई ना, आपका सस्ता पड़ेगा। ये रोड से ट्रांसपोर्ट किस पे शिफ्ट हो जाएगा, रेलवे पे। रोड पे जो बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट का बर्डन है वो किस पे शिफ्ट हो जाए, रेलवे पे। वो सस्ता भी पड़ता है और टाइमली पहुंचता है भी है, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेशन का भी काम कर देगा ये, ठीक है। समस्या कहाँ आती है, अभी पैसे इन्वेस्ट करने के लिए जो फ्राइट कॉरिडोर बन रहे हैं, रेलवे का विद्युतीकरण होना, ये सब समस्याएं हैं, जमीन अधिग्रहण का होना, ये सब समस्याएं तो आएगी पैसे की। बिजली उपयोग के लिए क्या किया जा रहा है, सोलर एनर्जी पे शिफ्ट किया जा रहा है। ज्यादातर रेलवे पैनल पे, क्या डब्बों पे भी वो लग रहे हैं, पैनल्स लग रहे हैं सोलर, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे शिफ्ट किया जा रहा है। और बिजली उत्पादन में जो माइनिंग में लगेगा तो वो कंपैरेटिवली जो क्रूड ऑयल पे खर्चा है उसके कंपैरेटिवली कम होगा ना। तो वो हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी पड़ती है हर एक चीज की, उसके हिसाब से। एक जगह पॉल्यूशन फैलने के बजाय पूरे शहर में पॉल्यूशन फैल रहा है तो वो ज्यादा नुकसानदायक है ना। तो इसमें रेलवे में क्या बजट की समस्या आएगी, कहाँ से पैसे आएंगे, पैसे लाने के लिए भी समस्या, लोन लिया जाएगा उसको कहाँ से भरपाई की जाएगी। जब उस पर कमाई होगी सरकार की तभी तो भरपाई कर पाएगी। अब रेलवे सेफ्टी की भी बात आएगी, पैसेंजर ट्रेनों की सेफ्टी की बात आएगी। तो कोई काकोदकर कमेटी आई थी और उसके बाद सारस्वत की कमेटी आई थी, इन सबकी सेफ्टी के लिए कमेटियां आई थी, इन लोगों ने सेफ्टी मेजर्स सजेस्ट किए हैं। तो बहुत से सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं जिससे एक्सीडेंट को बहुत कम किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके, किसी तरह के एक्सीडेंट ना हो। तो क्योंकि उससे नुकसान होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में इंश्योरेंस सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा है जिससे रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाए, कैपेसिटी बढ़ जाए और रिस्क शेयर हो जाए। जब हम इंश्योरेंस पढ़ा रहे थे तब बताए थे ना कि आपको जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका इंश्योरेंस हो जाता है, तो कहीं एक्सीडेंट हो गया मान लिया तो बियरेबल कैपेसिटी वो शेयर हो जाए इकोनॉमी में, उससे एक कंपनी पे बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। इसीलिए इंश्योरेंस सेक्टर को भी एफडीआई बढ़ाया गया उसमें। और आपके रेलवे सेक्टर में ट्रैक बनाने और इन सब में भी एफडीआई को परमिट किया जा रहा है। ऑपरेशनल सेक्टर में नहीं किया गया प्राइवेटाइज, बट और सेक्टर में प्राइवेटाइज किया जा रहा है जिससे फाइनेंस तो आए ट्रिपल पी सेक्टर के तहत। ये रेलवे में समस्याएं हैं और रेलवे में अभी आपको क्या क्या चीजें खोजनी पड़ेंगी, कितना % आपका रेलवेकरण विद्युतीकरण हुआ है, कितना रेल रोड बना है, कहाँ कहाँ आपकी जो सवारी गाड़ियां, पैसेंजर्स ट्रेन और सामान ढोने वाली लगेज ट्रेनें कहाँ कहाँ चल रही हैं, और कितना % इनसे सामान, कितना % इनका लॉजिस्टिक में शेयर है, ट्रांसपोर्ट में कितना % शेयर है। इसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या क्या स्कीम्स ला रही हैं, ये चीजें तब हम लिखेंगे, समझे। तो इससे क्या होगा, इससे मार्केट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, गरीबी दूर होगी, आपकी एजुकेशन बढ़ेगा, हेल्थ सर्विसेज अच्छी हो जाएंगी, ये सब होगा ना। बाकी जो सारी चीजें इकोनॉमी की जितने सोशल बेनिफिट आपको लगते हैं वो इसमें सब लगा देना। सब में लगते हैं ना इकोनॉमी में वो सोशल बेनिफिट, ना कुछ समझ में आ रहे हो वो सोशल बेनिफिट तो जरूर डाल देना, 2-4 पॉइंट ना। अब तो रट गया होगा कि कोई भी काम हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो गरीबी दूर ही होगी, डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, मांग तो बढ़ेगी ना, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा ही उधर सुधरेगा। कुछ स्टेटमेंट 5-10 पॉइंट हर इकोनॉमिक टॉपिक के लिए कंपलसरी और एप्लीकेबल हैं, इससे आसान सब्जेक्ट और क्या होगा। एग्रीकल्चर पढ़ो तो वहां ये सब पॉइंट डाल सकते हो, एनर्जी पढ़ो तो, बैंकिंग पढ़ो तो, जहां पढ़ो क्रेडिट सुविधा ज्यादा अच्छे से अवेलेबल हो गई, बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस से रोजगार बढ़ेगा, लोगों की जीवन स्तर ऊपर हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी, भुखमरी दूर होगी। एसडीजी के सारे वो डाल दो, एसडीजी 1 के लिए ये अच्छी हो जाएगी, एसडीजी 2 घर बन जाएगा, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा, होगा कि नहीं। तब हर टॉपिक एक दूसरे से इतना इंटरकनेक्टेड कहाँ मिलता, किसी सब्जेक्ट में मिलता है, नहीं मिलता।
और पैसे के बिना तो आपको कितनी भी किसी सब्जेक्ट की नॉलेज है कोई पूछेगा भी नहीं, ये भी बता दे रहे हैं। इसीलिए इकोनॉमी पढ़नी बहुत जरूरी है, समझनी। बिना पैसा के कुछ नहीं होगा। पैसा कितना ना हो, कितनी भी नॉलेज तुम्हारे पास हो, कोई पूछेगा, कोई बात भी नहीं करेगा। और तुम्हारे पास कुछ नॉलेज ना हो लेकिन इकोनॉमी की नॉलेज हो, आएंगे ना। अगला ट्रांसपोर्ट सेक्टर क्या होगा? इनलैंड, इनलैंड वाटरवेज। भारत में कितने इनलैंड वाटरवेज हैं? मैंने एक बार बताया था क्लास में, क्लास में मैंने पूछा भी था, बताया भी था। किसने कहा नहीं बताया था? टोटल 111 अनाउंस है, 6 अभी ऑपरेशनल हैं, 5 ऑपरेशनल हो गए हैं, 106 अलॉट थे, 111 हैं टोटल लगभग। ठीक है। यूपी में कौन सा है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, पहला वाटरवे है, नेशनल वाटरवे 1। एक इसमें अथॉरिटी भी बनाई गई है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी। ठीक है, इसका सेंटर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर हमारी समझ से नोएडा में, ये देख लेना, नोएडा में। पहला, इनलैंड वाटरवे को क्यों डेवलप किया जा रहा है? ये सबसे चीपेस्ट पड़ता है, सस्ता, सबसे सस्ता साधन पड़ता है ये, और पानी प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। और हमारी नदियों में पानी पेरेनियल वाटर्स हैं, मतलब सदाबहार रिवर्स हैं ना, कर्ण हमेशा पानी। अब जैसे इलाहाबाद में क्या हो जा रहा, संगम हो जा रहा गंगा यमुना का, उसके बाद पानी भरपूर है, इसमें क्या होते हैं, मालवाहक जहाज चल सकते हैं। तो मालवाहक जहाज कहाँ से? इलाहाबाद से उठाएंगे, हल्दिया पोर्ट तक पहुंचा देंगे ना, डायरेक्ट कनेक्टिविटी। और ये सबसे आसान और सस्ता होगा, इसमें रोड तो बनाना नहीं हुआ, सिर्फ आपको क्या पोर्ट वही चाहिए, वहां पे पोर्ट बनाए जाएंगे। वाराणसी में बना मल्टी मॉडल पोर्ट। मल्टी मॉडल पोर्ट क्या होते हैं? मल्टी मॉडल से ही समझ में आ रहा, मल्टी मतलब ढेर सारे, जहां पे यहाँ वेयर हाउस भी होगा, रोड का भी पोर्ट होगा, रेलवे का भी कनेक्टिविटी होगा, और रिवर का भी। यहाँ 3-4 जगह की कनेक्टिविटी हो गई ना, और एयर की भी कनेक्टिविटी लाके करा दी जाएगी। तो ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पोर्ट है, यहाँ वेयर हाउसेज भी होंगे, सामान स्टोर भी किया जा सके, सामान खराब ना होने पाए जो आए, उसका स्टोरेज फैसिलिटी हो गई। रोड से जो सामान आया उसके भी रखने की जगह हो गई, और जो रेलवे से आए उसके सामान, जो यहाँ पे सी से जो जाना है या आना है उसके भी, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा, और ट्रांसमिशन भी, दूर जाना है तब भी, अगर सी पोर्ट पे कोई चीज एक्सपोर्ट करनी है तब भी यहीं से एक्सपोर्ट भी हो जाएगी, और इंपोर्ट भी यहीं पे आके स्टोरेज हो जाएगा। उसके बाद स्टेट में रिडिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस तरह की चीज क्या होती है? मल्टी मॉडल पोर्ट। वाराणसी में मल्टी मॉडल पोर्ट बना है, और दूसरा झारखंड में भी बना है। ठीक है, तो ये हो गया मल्टी। अब इनलैंड वाटरवे में, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी बनी, एक केरला में भी है एक्चुअली में इनलैंड वाटरवे। इधर सदिया धुबरी एक वाटरवे है ब्रह्मपुत्रा रिवर में, ये गंगा वाला मैंने बता ही दिया आपको। ऐसे जो जितने हैं वो आप गोदावरी के बीच में भी है, कृष्णा और गोदावरी में भी, आप जहां जहां देख लीजिए उसको तैयार करिए और फिर बताइएगा आप कौन कौन से लिस्ट हैं। समझे? ये है इनलैंड वाटरवे। और एनीथिंग, कुछ और इनलैंड वाटरवे में? अब समस्याएं क्या आएंगी, पहले आपको देखो इसमें फैक्ट क्या, टोटल वाटरवे कितने हैं, इसको बनाने में खर्चा कितना आ रहा है, कितना % ये ट्रांसपोर्ट का यूटिलाइज हो रहा है, और क्यों नहीं यूटिलाइज हो पा रहा है। ये क्वेश्चनों के आंसर जब कल लिखवाएंगे एक तरफ से, कल आप लोग हाथ थोड़ा मजबूत करके आइएगा। कुछ चीज़ें और इसके आगे जो समझानी है वो एनर्जी सेक्टर समझाएंगे, और इन चीज़ों को और बेटर वे में एक्सप्लेन भी करेंगे। समझे? तो चीज़ें कवर हो जाएंगी फिर।